हमारी आज की गुफ्तगू कदरे मुख्तलिफ टॉपिक होगा, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोग वही हैं जो दारुस्सलाम में मुस्तकिल ही आते हैं। तो शायद एक आधा बंदा अपने साथ कोई खींच खांच के ले आते हों, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो चेहरे अब मेरे जाने पहचाने हैं, जगह भी अब तो जानी पहचानी है कि कौन बंदा कहाँ बैठता है। तो हमारी गुफ्तगू का आपने देखा होगा कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपने खुतबात जुमा में मौज़ूआत को जो है वो ज़रा गर्दिश देते रहें, और उसमें उस गर्दिश मौज़ूआत में एक मौजू ऐसा भी आ जाता है जो मालूमाती होता है, जो आम तौर पे मिंबर व महराब के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन आने वाली जनरेशन और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए ये मालूमात हासिल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि मैंने आयत भी आपके सामने पढ़ी, तो बुनियादी तौर पर जो टॉपिक है वो है ऑयल, अमेरिका और मुसलमानों का खून। ये तीन बातें आपने ज़हन नशीन रखनी है। बुनियादी तौर पर ये एक हिस्ट्री है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि मुसलमानों का खून का बहना, ऑयल का उसमें क्या किरदार है, और अमेरिका में ये रोल जो है ये किस तरह से प्ले किया है। आलमी सतह के ऊपर, दुनिया के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा है, हम कितनी तेज़ी से जनरेशन की तब्दीली देख रहे हैं। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि वाक़तन कुछ मुझे इत्तफ़ाक हुआ, क्योंकि हमने अब एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमीज़ और कॉलेजेस में भी लेक्चर देने का सिलसिला जो है वो शुरू किया है, जो हमारे भी मीडिया के प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ है। तो वाक़तन मैं ये हैरान हुआ कि अब जब आप टीन एजर किसी से गुफ्तगू करेंगे तो देखें इस वक्त 2022 जा रहा है, वो 2000 के बाद बच्चे की पैदाइश हुई तो 10 साल तो उसके इस तरह ही गुजर गए, यानी शऊर की उम्र उसको मिली सिर्फ 10 साल। तो उसे 10 साल के अंदर उस पिछली कहानी का कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान, मुसलमान, अमेरिका, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर, ये सारा क्या चक्कर है, उसे बिल्कुल इल्म नहीं है। तो बल्कि उसके दिल के अंदर यूरोप की मोहब्बत, उसके दिल के अंदर अमेरिका की मोहब्बत, और उनका कुत्ते बिल्लों से प्यार करना और कबूतरों को बचाना, ये चीज़ें हमारी नई आने वाली नस्ल जो है वो बहुत लाइक कर रही है, इसलिए कि हमने उनको रियल फेस नहीं दिखाई, इन लोगों के हकीकी चेहरे इन लोगों के हमने नहीं दिखाए। जनरेशन कितनी तेज़ी से बदलती है। मौजू भी वैसे तवील है, लेकिन एक छोटी सी आपको एक मज़ाहिया सी एग्जाम्पल दूँ। हम जब बच्चे थे ना तो हमने किसी को छेड़ना, तो यानी किसी ने कोई चीज़ मांगनी ना, तो हमने उसको नहीं देनी तो हम उसको ऐसे अंगूठा दिखाते होते थे ना, जिसे हम अपनी देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना ठींगा दिखाना, यही कहते थे ना, ठींगा दिखाना। तो मैं ऐसे ही बच्चों के साथ बैठे खाना खा रहा था, तो मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा, तो मैंने उसे ना आगे से ऐसे कर दिया। तो मुझे पता क्या कहती बाबा मुझे लाइक क्यों कर रहे हो, मैंने लाइक क्या करने हैं? मैंने कहा मैं इसको कैसे समझाऊं कि हमारे बचपन में इसको ठींगा कहते थे और अब इसको लाइक करना कहते हैं, यानी जनरेशन गैप इतना आ गया। तो अब आजकल के बच्चे तो, मैं ऐसी बातें हैं। मैं अपने बेटियों को रात ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया सुना रहा था, तो मैंने उन्हें कहा जी बच्चों के, एक दफ़ा हजरत सुलेमान इस्लाम ने अपने टेम्पल में तमाम अपनी काबीना को, जिन्नों को और परिंदों सारों को इन्वाइट किया। तो हुदहुद जो है वो छुट्टी पे था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, तो मेरी बेटी साथ ही कहने लगी बाबा इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है, हुदहुद को कोई काम होगा। मैंने कहा बात तो ठीक है, ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि इसमें भैया तो गुस्से वाली केड़ी गल। मैंने कहा बेटा वो किंग थे इसलिए किंग को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, मैंने कहा फिर अगला, मैंने कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अगर हुदूद ने मुझे कोई एप्लीकेशन ना दी ना, सॉलिड रीजन एप्लीकेशन ना दी, तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। फिर कहती बाबा सख्त सजा दे तो हुदूद वैसे ही मर जाएगा। यानी बच्चे आजकल हमारी तरह नहीं है कि सुना और कहानी सुनी और बस आहा क्या कहानी। बच्चे तो हर बात को नोट करते हैं कि ये क्यों है, ये कैसे है, ये ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन हमारा ये बहरहाल हमारी ये मिस्टेक है, हमारी ये गलती है कि हमने उनको हकायक नहीं बताए, हमने उनको नॉलेज नहीं दिया। अगर आप सही नॉलेज अपनी यंग जनरेशन तक डिलीवर करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक तरगीब भी है आप लोगों के लिए कि आप लोग कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को और बिलखुसूस
जो टीनेजर हैं, अंडर 25 हैं, उनको खुतबा जुमा के अंदर ज़रूर लेके आया करें। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आगाज़ होता है 1850 से। 1850 के अंदर सबसे पहले अमेरिका के अंदर ऑयल की दरियाफ्त होती है। अमेरिका ऑयल प्रोड्यूस करता है। ऑयल की प्रोडक्शन के साथ ही इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करना शुरू करती है। जहाज बनने शुरू हो गए, गाड़ियां बननी शुरू हो गई और बिजली जो है वो ईजाद हो गई। और इस तरह बड़ी ही स्पीड के साथ 1850 के बाद विद इन 50 ईयर, 50 साल के अंदर अंदर दुनिया जो है वो एकदम तरक्की करती है। होता यूं है कि अमेरिका दुनिया का 60% ऑयल प्रोड्यूस करने वाला वाहिद मुल्क होता है। जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लग जाती है, बहुत शॉर्टली हम चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो जंग लड़ने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को, फ्रांस को, बरतानिया को ऑयल फराहम कर रहा है। ये दरअसल उनकी फेवर कर रहा है, लेकिन इस फेवर ने अमेरिका को दिन दुगनी और रात चुगनी में अमीर कर दिया है। यानी अमेरिका के अंदर अब सूरत हाल ये हो गई है कि ये बात उनके जो तहकीक करने वाले ऑयल के माहिरीन थे वो कहते हैं कि अमेरिका के पास ऑयल की खपत ज्यादा है और उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम है। चुनांचे अब इस बात की जरूरत पेश आई कि अमेरिका ऑयल जो है वो हासिल करेगा। अब ऑयल हासिल करने के लिए अमेरिका ने अपने इंजीनियर्स, हाई स्किल्ड इंजीनियर्स जो कि दुनिया में ऑयल दरियाफ्त कर सकते थे, उनको दुनिया के अंदर भेजना शुरू किया। सबसे पहले बरतानिया ने 1908 के अंदर ईरान में ऑयल दरियाफ्त कर लिया था। उसके बाद राउंड अबाउट 1935 में जो है वो सऊदी अरब के अंदर, फिर लीबिया के अंदर, फिर इराक के अंदर, यानी ये 1908 से लेकर एक झड़ी लग गई 1955 तक, बल्कि 58 तक तमाम अरब मुल्क, 58 में आखिर में यूएई में ऑयल जो है वो दरियाफ्त हुआ। तो इसमें तेजी के साथ जो है वो ऑयल दरियाफ्त होने लग गया। सबसे पहले चूंकि अमेरिका ने, ये अभी बात है सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दरमियान, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार से अमेरिका को यह पता चल गया था कि हमें ऑयल ज्यादा चाहिए और हमारे पास ऑयल की प्रोडक्शन उतनी नहीं है। ये उन दिनों का आप हाल देख लें कि उन दिनों पूरी दुनिया के मुकाबले में अमेरिका में पोजीशन ये थी कि हर 5 में से 1 बंदे के पास अमेरिका में गाड़ी थी, जबकि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में हर 45 बंदे में से 1 के पास गाड़ी हुआ करती थी। यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी, इंडस्ट्री के अंदर भी, फैक्ट्रीज के अंदर भी ऑयल की खपत अमेरिका की पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा थी। चुनांचे अब अमेरिका को ऑयल जो है वो चाहिए था। उस पर एक और सोने पे सुहागा ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लग गई, यानी दूसरी जंग अजीम। दूसरी जंग अजीम में अमेरिका की ऑयल बनाने वाली कंपनीज ने बहुत ही स्पीड के साथ जंग लड़ने वालों को ऑयल सेल किया। इस ऑयल की सेल की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया के मुकाबले के अंदर बूस्ट कर गई है। अब आइए दूसरी तरफ अमेरिका इस बात को बड़ी अच्छी तरह से भांप गया है कि अगर वो अपनी स्टेबिलिटी दुनिया के ऊपर कायम रखना चाहता है तो उसे ऑयल के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। चुनांचे पहले से ही चूंकि अमेरिका के ही हाई स्किल्ड इंजीनियर जो हैं वो दुनिया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर और इराक और लीबिया के अंदर वो तेल की दरियाफ्त में हुकूमतों की मदद कर रहे हैं। चुनांचे ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो इस गल्फ एरिया के अंदर शुरू कर दी जाती है। आपको ये बात सुन के शायद हैरानगी होगी कि 1950 के अंदर ईरान के जो रज़ा पहलवी शाह था, यानी 1950 के अंदर ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो यूके तर्ज की थी कि एक उनका प्रेसिडेंट होता था और उसके ऊपर एक बादशाह होता था। प्रेसिडेंट जो उस वक्त था और ये बादशाह उस वक्त टोटल जो है वो अमेरिका के अंडर काम करता था। ईरान की इस वक्त जो अमेरिका के साथ दुश्मनी और जो हालत है उसकी कैफियत क्या है, इससे आपको यह भी अंदाजा होगा कि मुस्लिम कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका ने क्या पॉलिसीज अपनाई। होता यह है कि वजीर आजम साहब जो कि अमेरिका के मुसद्दक, मोहम्मद मुसद्दक नाम ईरान के जो वजीर आजम हैं, उनका झुकाव जो है वो कम्युनिज्म की तरफ है। ये बात भी आप लोग अक्सर जानते होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में 2 बड़ी ताकतें जो है वो मंजर आम पे आई, एक अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर।
अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत के फरोग के लिए कोशां रहा और यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म को फरोग देने के लिए जो है वो कोशां रहा। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे कि ये उतार चढ़ाव रहा है। कभी भट्टो जो है वो कम्युनिज्म की तरफ झुकाव देखता है और उसके बाद फिर जो है वो जमहूरियत जो है अमेरिका ले आता है और दरमियान में अपने अलायंस को बरकरार रखने के लिए डिक्टेटरशिप का भी यूज किया जाता है। वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चुनाचे होता क्या है कि मोहम्मद मुसद्दिक ईरानी वजीर आजम जो है वो कम्युनिज्म की तरफ झुकाव करते हुए जो ईरान की ऑयल कंपनी है कि जो 40% ऑयल जो है वो अमेरिकन कंपनीज को दे रही थी, वो उसको नेशनलाइज करने के लिए कदम उठाती है। ऑयल की बड़ी कंपनी को नेशनलाइज किया जाए, लेकिन उसकी इस बात को शाह ने कबूल नहीं किया क्योंकि शाह जो था वो अमेरिका के अंडर था। चुनाचे शाह ने उससे इस्तीफा देने का मुतालबा किया, जिसका मोहम्मद मुसद्दिक ने इनकार कर दिया। अब क्या होता है कि अमेरिका शाह की सपोर्ट करता है और उस वजीर आजम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है और शाह की हुकूमत जो है वो कायम कर दी जाती। शाह की हुकूमत कायम होते ही सबसे बड़ा फैसला जो होता है वो क्या होता है कि अमेरिकन कंपनीज को ऑयल की तमाम जो प्रोडक्शन थी 40% बहाली जो है वो उसको कर दी जाती। 40% ऑयल जो है वो ब्रिटिश बरतानिया को और फ्रांस को दिया जाता है और 20% ऑयल जो है वो ईरान अपने इर्द गिर्द जो है वो प्रोड्यूस करता है। आप ये बात सुन के भी शायद हैरान होंगे कि 1957 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने वाला भी अमेरिका है। ईरान को 1968 के अंदर न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए यूरेनियम फराहम करने वाला भी अमेरिका है। लेकिन वो तो एक मिसहैप हो गया कि यहां पर आयतुल्लाह खमीनी ने जो है वो एक इनकलाब बर्पा कर दिया और शाह की हुकूमत जो है वो खत्म कर दी गई। और आप देखिए कि इनका यानी किस तरह से मुसलमानों को ये डिस्ट्रॉय करते हैं कि असल जो जंग है मुसलमानों के खून के पीछे वो सिर्फ एक बहुत बड़ी ऑयल की कहानी है और ऑयल के पीछे अमेरिका का अपनी इकोनॉमी को और अपने तसल्लुत को कायम रखना है। चुनाचे ईरान के ऊपर जब आयतुल्लाह खमीनी की हुकूमत आती है, अब ये बात अमेरिका से बर्दाश्त नहीं है। फिर क्या करता है अमेरिका? अब अमेरिका इराक के अंदर अपना पपेट जो है वो इंस्टॉल करता है, जिसे हम सद्दाम हुसैन के नाम से जानते हैं। एक वक्त था जब सद्दाम हुसैन जो है उसको हीरो बना के पेश किया गया। ये भी सब अमेरिका का ही एक खेल होता है कि वो एक वक्त में एक ही शख्स को हीरो बनाता है और जब वो शख्स उनके काम का नहीं रहता तो फिर उसी को जीरो बना देना इनका कमाल है। चुनाचे उस पपेट को इस्तेमाल करके इराक से ईरान के ऊपर हमला करवाया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपको ये सुन के हैरानगी होगी और शर्मनाक जो रोल है अमेरिका का कि इराक को भी अमेरिका असला फराहम कर रहा है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए और उधर से इसराइल को अमेरिका अलाउ करता है कि तुम ईरान को असला फराहम करो। यानी ईरान को इसराइल असला बेच रहा है और इराक को अमेरिका असला बेच रहा है और ये दोनों आपस में लड़कर कमजोर हो रहे हैं। यही काफी नहीं है बल्कि फिर इराक को ही अमेरिकन अशरबाद के ऊपर कवैत के ऊपर हमला करने के लिए कहा जाता है। इराक कवैत के ऊपर हमला करता है, अमेरिका फिर अपनी मुदाखलत करता है। 35 ममालिक का एक अलायंस बनाया जाता है जिसको अमेरिका कंट्रोल करता है और बगैर किसी शर्त के इराक जो है वो विड्रा कर जाता है, वो जंग को वापस ले लेता है। गोया कि अमेरिका कवैत के अंदर भी आके बैठ जाता है, अमेरिका का पपेट जो है वो इराक के अंदर भी मौजूद है और ईरान से बहरहाल उसके ऊपर सैंक्शन लगाई जा रही हैं इसलिए क्योंकि ईरान का ऑयल जो है वो अब अमेरिका बराह रास्त जो है वो हासिल नहीं कर पा रहा है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती बल्कि आगे चलिए। आगे अमेरिका ने शाम के साथ क्या किया है, शायद आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि 1946 के अंदर शाम जब आज़ाद होता है तो ठीक उसके 2 साल के बाद यानी ईरान के आज़ाद होने के 2 साल के बाद ही अमेरिकन CIA की मदद के साथ शाम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जमहूरियत को ख़त्म करके डिक्टेटरशिप को जो है वो ले आते हैं। डिक्टेटरशिप आते ही टैब लाइन को टैब लाइन को अप्रूव किया जाता है। टैब लाइन क्या है? जो सऊदी अरब से ऑयल को पहुंचाती है मिडल ईस्ट तक और उस रास्ते से ऑयल यूरोप पहुंचता है और उसी रास्ते से ऑयल जो है वो अमेरिका तक पहुंचता है। यानी शाम के जरिए से अमेरिका अपना ऑयल सऊदी अरब के जरिए से हासिल करता है। 1972 तक
ये बड़ी अहम बात है, इसको जरा गौर से समझिएगा। जहां से जंगों का एक बड़ा आगाज होता है, जिससे अमेरिका मजबूर हो गया कि वो इराक के ऊपर भी हमला करे, और वो मजबूर हो गया कि वो अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला करे, और वो मजबूर हो गया कि वो शाम को जो भी है खात्मा करे, और वो मजबूर हो गया कि वो मिस्र को भी अपने कंट्रोल में रखे। ये क्यों, उसको हमला क्यों करना पड़ा, जबकि उसके पपेट ही ये सारा काम जो है वो कर रहे थे। उसको हमला इसलिए करना पड़ा कि 1970 की दहाई तक जितना भी ऑयल मिडिल ईस्ट से निकल रहा था, अरब कंट्रीज से निकल रहा था, वो अमेरिकन ऑयल कंपनीज के जरिए से ही निकाला जा रहा था, और उसका कोई बहुत ज्यादा खातिर ख्वाह फायदा जो है वो उन हुकूमतों को नहीं हो रहा था। चुनाचे इन तमाम हुकूमतों ने मिलकर, जिसमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान, बहरीन, ये तकरीबन 5 मुमालिक थे, और एक मुल्क इनके अंदर और शामिल हो गया। इन 5 मुमालिक ने मिलकर ओपीईसी के नाम से, ओपेक के नाम से एक अलायंस किया। उसके बाद छोटे छोटे ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुमालिक जो हैं वो भी इस अलायंस के साथ आके इनके साथ मिल गए। इस अलायंस के जरिए से इन तमाम लोगों ने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, और इन तमाम लोगों ने क्या किया कि इन्होंने तमाम ऑयल की जो इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज कर लिया, यानी उसको हुकूमतों के अंडर कर दिया गया, जबकि इससे पहले वो डायरेक्ट यूएस यानी अमेरिका की ऑयल कंपनीज के तहत चल रही थी। जब वो नेशनलाइज की गई तो ये बात अब अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि ऑयल के ऊपर उसकी दस्तरत जो है वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। इस पे जल्दी पर तेल का काम उस वक्त किया कि जिस वक्त इसराइल अरब वार होती है, यानी ओपेक ने एक और जो है वो धचका दिया अमेरिका को, जिससे अमेरिका मजबूर हुआ कि वो अटैक करे इराक के ऊपर। वो हम आमतौर पे यही समझते हैं कि इराक के ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो अमेरिका ने कोई बहाना बनाया वेपन्स का, और उसने इराक के ऊपर जो है वो अटैक किया अपना तसल्लुत कायम करने के लिए। बेसिकली पीछे लाखों लोगों के खून के पीछे जो कहानी थी वो क्या थी कि इसराइल अरब वॉर के अंदर ओपेक ने फौरी तौर पर ऑयल की कीमत को 4 गुना बढ़ा दिया। यानी उस जंग से पहले एक बैरल की कीमत $3 थी, जिसको ओपेक ने बढ़ाकर $12 कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। चुनाचे अब जरूरी था कि इस अलायंस का, ये जो एक इकट्ठ अरबों ने किया है, इसका कोई हल किया जाए। चुनाचे पूरी दुनिया में इन अलायंस का 60% ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क जो था वो इराक था, और अमेरिका ने इराक के ऊपर बहाना बना के वेपन्स का उसके ऊपर हमला कर दिया। अब जब इराक के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल होगा और इराकी ऑयल के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल होगा, तो दूसरे इस्लामी ममालिक के रेट्स को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए बहुत ही आसान था। यानी ये दूसरे मुल्क अब अमेरिका को उस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते थे जिस तरह से कि इससे पहले अलायंस बनाकर इन्होंने अमेरिका को ब्लैकमेल किया था। चुनांचे असल जो कहानी थी वो क्या थी कि अमेरिका के अंदर दिन ब दिन तरक्की की वजह से तेजी के साथ ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है, और अमेरिका इस बात के लिए फिक्रमंद है कि अगर वो अपने ऑयल के सोर्सेज जनरेट नहीं करता तो बहुत जल्द ही अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी और दुनिया के ऊपर उसका तसल्लुत जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। शाम को अमेरिका ने पपेट इंस्टॉल करके हीरो बनाया। शाम के अंदर होता यूं है, जैसा कि पीछे मैंने एक जुमा पढ़ाया था जिसमें आपको बताया था कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो किस तरह तबाह किए गए। होता यूं है कि ये अपने पपेट इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब वो पपेट ताकत में आने लगते हैं तो वो अपने आप को खुद स्टैंड करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जब वो खुद अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो ये चीज जो है ये उनको बर्दाश्त नहीं होती। चुनांचे वही शाम जिसको अमेरिका हीरो कह रहा था और जिसको अमेरिका ने कहा कि ये हमारा बेहतरीन दोस्त है, वही सद्दाम हुसैन जिसको अमेरिका ने कहा कि ये हमारा बेहतरीन दोस्त है, 1986 के अंदर अमेरिका से एक स्टेटमेंट जारी होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क जो है वो शाम है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क जो है वो शाम है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि शिया सुन्नी फसादात के जरिए से जमहूरियत और कम्युनिज्म की लड़ाई का बहाना बनाकर
और मुसलमानों को दहशतगर्दी का नाम देकर शाम की अमेरिका ने क्या हालत बना दी, किस तरह से उसको खंडर बना दिया है, सिर्फ इस वजह से कि ये जिसके दोस्त होते हैं उसके दुश्मन उससे बढ़ के होते हैं। CNN ने एक रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट के अंदर कितनी हैरानकुन बात है, सऊदी अरब की और अमेरिका की दोस्ती बहरहाल मुख्तलिफ मराहल से होते हुए आज तक कायम रही, उसकी भी कुछ वजूहात हैं, लेकिन यह बात बड़ी हैरानकुन है हमारे लिए कि जब मैं इस पर स्टडी कर रहा था तो मेरे नज़र से एक खबर गुजरी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के अंदर सऊदी अरब के खिलाफ जो असलहा ईरान के गुरीला वार करने वाले फाइटर्स यूज करते हैं, वो असलहा भी अमेरिका ही उनको प्रोवाइड करता है। यानी अमेरिका सऊदी अरब का दिफा भी करने वाला मुल्क भी है, और ये रिपोर्ट किसी और की नहीं है, किसी मुस्लिम कंट्री की नहीं है, बल्कि CNN की रिपोर्ट है जो कि उन्हीं का एक इदारा है। यानी यमन के अंदर भी जो असला चल रहा है वो भी अमेरिका का असला है, और सऊदी अरब के जो अंदर असला चल रहा है वो भी अमेरिका का असला है। गोया असलहा बेचकर मुसलमानों को मुसलमानों से मरवा कर पैसा भी कमाया जा रहा है, मुसलमानों के ऑयल के ऊपर कंट्रोल भी हासिल किया जा रहा है, और बताया यह जा रहा है कि हम तुम्हारे बहुत ही खैर ख्वाह हैं, हम तुम्हारे बहुत ही हमदर्द हैं, और हम तुम्हारे साथ जो है वो बहुत सी नेकियां करने वाले। अगर आप इस ड्रामे को, इस ड्रामाई सीन को जो आलमी सतह के ऊपर खेला जाता है, अगर आप वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर देखना चाहें तो आपको याद होगा, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वो वक्त देखा होगा, और नौजवानों की मालूमात के लिए ये बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर एक वक्त वो आया था जब रशिया के साथ दोस्ती की वजह से कम्युनिज्म जो है, नेशनलिज्म जिसे कहा जाता है, उसका बहुत ज्यादा दौरा था, और पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेजी के साथ रशिया की दोस्ती की तरफ जो है वो बढ़ रहा था। फिर क्या होता है कि रशिया जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है। अब रशिया के अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने से पाकिस्तान को दरमियान में स्टैंड किया जाता है, पाकिस्तान यहां से मुजाहिदीन तैयार करता है, और जिहाद के नाम के ऊपर लोगों को जो है वो मोटिवेट किया जाता है, और अफगानिस्तान के अंदर भी ग्रुप्स जो है वो जनरेट किए जाते हैं। अमेरिका भारी मिकदार के अंदर $20,000 मिलियन का असलहा पाकिस्तान के जरिए से अफगान वॉर के अंदर रशिया को हराने के लिए यूज करता है। चुनाचे मुसलमान इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर करते हैं कि रशिया जो है उसको अफगानिस्तान से शिकस्त दे दी गई। अब क्या होता है, अब हुआ वही कि वही लोग जिसको पहले अमेरिका ने ही स्टैंड किया था, अब वही लोग अमेरिका को आंखें दिखाने लग गए। अगर हम खुलकर नाम लें तो अलकायदा, और उस अलकायदा के लीडर जो थे दरअसल बुनियादी तौर पर ये अमेरिका के ही पैदा करदा लोग थे। अमेरिका की सपोर्ट पर ही ये लोग जो है वो आगे आए, और वो तमाम असलहा जो इन्होंने रशिया के खिलाफ यूज किया वो अमेरिका का ही सप्लाई किया हुआ असलहा था। लेकिन बाद में इन्हीं लोगों को 9/11 के बाद इन्हीं लोगों को दुनिया का बदतरीन दहशतगर्द करार देके अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका जो है वो अटैक कर देता है। 20 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर वो बम्बारमेंट की है कि अफगानिस्तान के अंदर लाखों लोगों को जो है वो बेगुनाह और सिविलियन लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, और अफगानिस्तान को इंतहाई बदतर हालत के अंदर छोड़ गए। ये एक अलग बात है कि अफगान कौम एक ऐसी कौम थी जो कि जंगजू कौम थी और एक गुरीला वार लड़ने वाली कौम थी कि जिसने इस जंग के जरिए से अमेरिका को वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। ये एक अलग बात है। लेकिन हमारे साथ हमें जो बेवकूफ बनाया जाता है वो आप देखें कि हमसे काम लेने वाला भी वही बंदा है, और बाद में जब काम निकल गया तो हमें दहशतगर्द करार देके हमें मारने वाला भी वही बंदा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम जमहूरियत को कम्युनिज्म के मुकाबले में सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अगर हम इस्लामी तालीमात का गहराई से मुतालिया करें तो इस्लाम में जमहूरियत का भी कोई कॉन्सेप्ट, जिस तरह की ये जमहूरियत है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। नंबर 2, जहां पर जमहूरियत काम नहीं देती वहां पर हमें शिया और सुन्नी फसादात के जरिए से मारा जाता है। सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई जो है वो टिपिकल मजहबी रंग देकर जो है वो लड़ाई जा रही है, जबकि उसके पीछे भी बुनियादी तौर पर ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा और अपना तसल्लुत जो है वो कायम रखना है। ये बात वाकईतन हैरानकुन है कि सऊदी अरब की हुकूमत, आप अगर देखें कि अमेरिका को इतना ही जमहूरियत का जो है वो फिक्र है, बल्कि शायद आपको पता होगा कि अमेरिका ने 2-3 लॉज बनाए हैं।
एक लॉ अमेरिका ने बनाया है कि दुनिया में जहां भी जमहूरियत को खतरा होगा, वो पूरी दुनिया में जमहूरियत पे का खतरा तस्वुर किया जाएगा और वहां पर जमहूरियत नाफिज करने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। किसी भी मुल्क से अगर अमेरिका को हमले का खतरा होगा या नुकसान का खतरा होगा तो बगैर किसी वार्निंग के हिफ्ज़े मातकद्दम के तहत अमेरिका जो है वो उस मुल्क के ऊपर हमला कर सकता है। मिडल ईस्ट के बारे में अमेरिका ने ये कानून अपने पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पास कर लिया, यानी आप उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए और दूसरे इस्लामी ममालिक के अंदर इन्वॉल्वमेंट का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका ने ये कानून अपनी पार्लियामेंट से जो है वो पास करवाया कि मिडल ईस्ट के किसी भी एरिया में, यानी इराक, ईरान, अरब, ये जितना भी मिडल ईस्ट का एरिया है, इस पूरे एरिया में अगर कोई अमेरिका का साथ नहीं देता तो वो अमेरिका का दुश्मन तस्वुर किया जाए। अब जो दुश्मन है उसके ऊपर किसी भी वक्त किसी भी तरह से अटैक किया जा सकता है। यही काफी नहीं है, इनका तसल्लुत यहां तक है कि इन्होंने ये कानून भी अपनी पार्लियामेंट के अंदर पास करवाया जिसकी अनाउंसमेंट जो है वो बाकायदा की गई कि मिडल ईस्ट के अंदर अगर हमारा ये सारा एरिया जो है, अगर इसमें कोई और मुल्क किसी जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है, यानी बरतानिया, रशिया या कोई भी मिडल ईस्ट में कब्जा करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका पूरा हक रखता है कि उसका कब्जा छुड़ाकर वहां पर अपना तसल्लुत कायम करेगा। अब शाम की तबाही में क्या हुआ है? दो बदमाशों की लड़ाई में कौन मरा? शाम को खंडर क्यों बनाया गया? रशिया भी शाम पे अटैक कर रहा है और अमेरिका भी शाम पर अटैक कर रहा है। मर कौन रहा है? मर मुसलमान रहे हैं। मुसलमानों के सोर्सेज जो हैं उनके ऊपर कौन कब्जा कर रहा है? मुसलमानों के सोर्सेज के ऊपर जो है वो अमेरिका और गैर मुस्लिम कंपनीज जो हैं वो इनके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। ये वो सारी कहानी है जो कि एक जंग को जन्म देती है और अमेरिका जो है वो मुसलमानों के लाखों खून की होली खेलने के बाद इनसे बुनियादी तौर पर वो ऑयल रिसोर्सेज जो मुसलमानों के पास हैं, जो मुसलमानों के ममालिक से निकले हैं, उनको जो है वो अपने कब्जे में रखने के लिए किया गया है। यही काफी नहीं है, थोड़ा सा आगे चलिए। आपको खिलाफत उस्मानिया के बाद मुसलमानों के मुल्कों को हिस्सों के अंदर तकसीम होता हुआ नजर आता है। ये जो हिस्से मुसलमानों के हुए हैं कि ये बहरीन एक अलग मुल्क है, ये कुवैत एक अलग मुल्क है, ये यूएई एक अलायंस है, ये कतर एक अलायंस है, ये सऊदी अरब एक अलायंस है। ये लोग हम जो कहते हैं ना कि अमेरिका के क्यों इतने हामी हैं या क्यों अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं या क्यों अमेरिका के पीछे जा रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर भाई बात यह है कि इन लोगों को स्टैंड देने वाला ही अमेरिका है, इन लोगों को सपोर्ट करने वाला ही अमेरिका है। क्योंकि बरतानिया तो अपना तसल्लुत खो चुका है और बरतानिया के मुकाबले में अब यूएसए जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट कर रहा है, अपने पपेट्स, अपने लोग जो है वो आगे ला रहा है और उनको ऑफर्स करवा रहा है कि हम तुम्हें ये एरिया देंगे, तुम यहां पर हुकूमत करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम यहां पर हुकूमत करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम यहां पर हुकूमत करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अब आप देखिए, ये अगर हम पूरी दुनिया के अंदर लीबिया की आप मिसाल ले लीजिए, लीबिया के अंदर भी इन्होंने इसी तरह किया कि अपनी ही बंदे को अपॉइंट किया और उसके बाद अपने ही बंदे को जो है वो डिस्ट्रॉय किया। काश ये बात उस आयत के तनाजुर जो मैंने सबसे पहले आपके सामने पढ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पर यह बता दिया, ऐ मुसलमानों कभी सोचना भी ना कि यहूदो नसारा जो है वो तुम्हारे साथ खुश हो जाएंगे, कभी सोचना भी ना कि अमेरिका अगर तुम्हें कुछ चीज दे रहा है तो उसमें तुम्हारा फायदा कर रहा है, कभी सोचना भी ना। पाकिस्तान के लिए उसकी स्ट्रेटेजी जो रही है वो इस एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल कायम करने के लिए पाकिस्तान को यूज किया गया, लेकिन पाकिस्तान को माशी तौर पर मफलूज रख के इतना ताकतवर नहीं होने दिया जाएगा कि पाकिस्तान उनको आंखें दिखाना शुरू कर दे। ये बात ज़हन नशीन रखें। कोई भी बदमाश जो होता है वो अक्सर ये बात कहता है कि अगर हम बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं, यानी वो अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए अपने मतहद लोगों को ये बावर करवा देता है कि अगर हमने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है तो हमसे बगावत करने की कोशिश ना करना, हम तुम्हें बना सकते हैं तो हम तुम्हें गिरा भी सकते हैं। पाकिस्तान के साथ भी यही स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान को कभी भी मुआशी तौर पर इतना ताकतवर नहीं होने दिया जाएगा, यानी उनकी ये कोशिश है कि इसको कभी भी इतना ताकतवर नहीं होने दिया जाएगा कि ये हमें आंखें दिखाना शुरू कर दे और हमारी मोहताजी से ये निकल जाए।
जब आप उनकी मोहताजी से निकल जाएंगे तो आप अपने फैसले खुद करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये रोना जो है, ये मेरा ख्याल है कि हमें नहीं रोना चाहिए कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तान वैसे और अमेरिका को आंखें दिखाना, और ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हमारे इर्द गिर्द शिकंजा जो है वो इतना गहरा है, ये शिकंजा इतना टाइटली कस दिया गया है हमारे इर्द गिर्द कि ये मुमकिन नहीं है कि हम उनको आंखें दिखा सकें, इल्ला कि कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा, कोई अल्लाह की तरफ से कोई खास मदद जो है, कोई बगावत ऐसी आ जाए कि जो है वो हम कोई फाइट करने वाले बन जाए, या हम अफगानिस्तान की तरह जो है वो कोई स्टैंड लें और उसके लिए हम अपनी ऐश व इशरत, ये जो गाड़ियों के अंदर तेल आप फूंक रहे हैं, ये जो लग्जरी लाइफ आप गुजार रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि आप स्टैंड नहीं लेते, ये सिर्फ इसलिए है कि आप उनकी बात मान के चल रहे हैं। तो अगर आप ये अब जुबान से कहना तो बहुत आसान है कि हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे या हम अमेरिका की हर बात नहीं मानेंगे, लेकिन भाई रियलिटी को कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? रियलिटी को कैसे जो है वो आप छोड़ सकते हैं? अगर आप अमेरिका का मुकाबला करेंगे तो आपको लग्जरी लाइफ छोड़नी पड़ेगी, ये गाड़ियों का ऑयल आपको फिर नहीं मिलेगा, ये जहाजों का ऑयल फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको वो अफगानिस्तान की तरह, वो दरवेशों की तरह चटाई पर बैठकर आलू शोरबे के साथ रोटियां खानी पड़ेंगी। तो जब आप आलू शोरबा नहीं पसंद करते, जब आप मुर्ग मुसल्लम पसंद करते हैं, जब आप 5 स्टार 7 स्टार होटल पसंद करते हैं, तो ये बात मान लीजिए कि आपने सौदा किया हुआ है और उसी सौदे के बदले जो है वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसी सौदे के बदले जो है वो आपको जो है वो सहूलियात जो है वो फराम कर रहे हैं, वो आपको कभी भी सर उठाने नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता सऊदी अरब और अमेरिका का अलायंस, यानी इनकी आपस में दोस्ती जो है, ये भी एक बड़ी प्यारी डील है। यानी आज तक सऊदी अरब के कयाम के बाद आज तक अमेरिका ने सऊदी अरब के को कभी भी जो है वो अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो उतार चढ़ाव का शिकार होते रहते हैं। उसकी 2 वजूहात हैं जो कि इस टॉपिक पर लिखने वालों ने लिखी। नंबर 1, ये डील 2 तरफा होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में प्यार, मोहब्बत, दोस्ती कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ मफाद अजीज होता है। जिससे मफाद होगा वो उसके काम आएगा, चाहे वो उसका बाप है, चाहे वो उसका सगा भाई। मफाद की जंग होती है। सऊदी अमेरिका चूंकि पूरी दुनिया में जमहूरियत, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा दावेदार और बहुत बड़ा एडवोकेट है, तो डेमोक्रेसी जो है वो सऊदी अरब के अंदर तो नहीं है। सऊदी अरब के अंदर तो बादशाहत है, और बादशाहत को कायम रखने के लिए अमेरिका अपनी आंखें बंद रखता है। यानी सऊदी अरब के अंदर बादशाहत कायम रहे, इसके लिए अमेरिका अपनी आंखें बंद रखता है, और इन आंखें बंद रखने के इवज में सऊदी अरब अमेरिका को सस्ते दामों में ऑयल प्रोवाइड करता है। ये 2 तरफा डील है। हम सऊदी अरब के खिलाफ बात नहीं कर रहे, वो इस बात में कोई शक नहीं है कि वो एक तौहीद का बहुत बड़ा मरकज है, लेकिन हुकूमतें कायम रखने के लिए ये 2 तरफा डील चलती है। आप कुछ देते हैं और फिर आप कुछ लेते हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर ये तारीख का एक बहुत वसी चैप्टर था, जिसको कोशिश की है कि हमने कि हम उसको शॉर्टली जो है वो समझ सकें। इस सारे सिनेरियो के अंदर आप ये देख सकते हैं कि मैं और आप, हम जैसी अवाम जो है, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह यूज किया जाता है। हम लोग, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें इस्तेमाल कर लिया जाए। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि दीन के नाम के ऊपर किस वक्त जो है वो हमारा खून जो है वो बहाना शुरू कर दिया जाए, और पीछे उन लोगों के मफादात होते। इसलिए मैं ये बात, इस टॉपिक को अपने नौजवानों तक इसलिए भी पहुंचाना चाहता हूं कि आप जब आगे जाएंगे फील्ड में तो ये बात ज़हन नशीन रख लें कि बहुत गहरी नज़र आपकी होनी चाहिए इस बात के ऊपर कि कहीं कोई आपको इस्तेमाल ना कर जाए। ये काम आलमी सतह के ऊपर तो होता है, ये काम इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर भी होता है, ये काम निचली सतह के ऊपर भी होता है। लोग अपने मफाद की खातिर आपसे काम लेते हैं, अपने मफाद की खातिर आपको यूज करते हैं, और बहाना क्या बनाते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी। ये जितने भी सुसाइड अटैक हुए, टीटीपी और दीगर जितने भी सुसाइड अटैक हुए, ये क्या था? एक मुसलमान के ऊपर बम्बारमेंट करता है, लेकिन पीछे नजरिया क्या था? नजरिया यही था कि इस बम्बारमेंट के इवज में तुम्हें जन्नत दी जाएगी। अब आप मुझे बताइए, आप किसको गलत कहेंगे? वो शख्स जो जन्नत के इरादे से मुसलमानों का खून कर रहा है, आप उसको गलत कहेंगे?
और जो उस बेचारे बम्बारमेंट में मरने वाले मजलूम मुसलमान हैं उनका क्या कसूर है? इसलिए अपने नौजवान नस्ल को आने वाले वक्तों के अंदर, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, चाहे जिस पर मैंने जनरेशन वॉर पे एक जुमा भी पढ़ाया था, मैं आपको पहले से यह बता रहा हूं कि आने वाले वक्तों के अंदर आपकी नौजवान नस्ल को एक दफा फिर ब्रेन वॉशिंग करके यूज किया जाएगा, एक दफा फिर उनको इस्तेमाल किया जाएगा, एक दफा फिर उनके साथ वही खेल खेला जाएगा जो कि पहले कई दफा पूरी आलमी सतह के ऊपर मुसलमानों के साथ और वतन अजीज पाकिस्तान के नौजवानों के साथ जो है वो खेला गया। इसलिए कि इन मफादात की जंग में अपने ईमान और अपने अकायद का सौदा ना किया करें, इन मफादात की जंग में इस्तेमाल ना हुआ करें। ये लोगों के आलमी मफादात हैं, ये लोगों के ज़ाती मफादात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आज की गुफ्तगू का खुलासा और लुब्बे लुबाब मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। हमारा टॉपिक था ऑयल रिसोर्सेज, अमेरिका और मुसलमानों का खून। पहली जंग अजीम से हमने इस बात का आगाज किया कि पहली जंग अजीम में अमेरिका को यह बात पता चल गई थी कि हमें ऑयल प्रोड्यूस कम हो रहा है, प्रोडक्शन ऑयल की कम है और हमें उसकी खपत ज्यादा है, लिहाजा हमें ऑयल जो है वो बाहर से लेना पड़ेगा। उसके लिए अमेरिका ने दुनिया में हाई स्किल्ड इंजीनियर्स जो ऑयल के थे उनको भेजना शुरू किया। उसके नतीजे में अरब ममालिक के अंदर यके बाद दीगरे 1908 से लेकर 1958 तक 58 तक मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ऑयल दरियाफ्त होना शुरू हो गया। इस ऑयल के ऊपर पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने खूब ऑयल सप्लाई किया और अपनी इकॉनमी को बूस्ट किया। लेकिन 1965 और 1970 तक क्योंकि ऑयल दरियाफ्त करने वाला अमेरिका की कंपनीज थी और तसल्लुत ज्यादा अमेरिका का था और दुनिया तो आपस में लड़के जो है वो तबाह बर्बाद हुई थी। यूएसएसआर जो है वो जर्मनी को हरा के एक ताकत था और अमेरिका जापान को हरा के बहरहाल एक ताकत। चुनांचे ये दोनों ताकतें भी आपस में लड़ रही थी मुख्तलिफ मुहाजों पर और अमेरिका अपना तसल्लुत बढ़ाता जा रहा था। और 1970 के अंदर जब इन तमाम ममालिक ने इन ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर लिया तो ये वो वक्त था जब अमेरिका का ऑयल के ऊपर तसल्लुत खत्म हो गया। यहां से अब आगाज होता है एक बड़ी जंग का, जिसमें फिर ईरान को जो है वो पहले इस्तेमाल किया अमेरिका ने, फिर उसके बाद इराक को इस्तेमाल किया। फिर इराक के ऊपर आना उसका नागुज़ीर इसलिए था कि अगर वो इराक के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं करता, जो कि 60% ऑयल बना रहा है, तो ओपेक को जो है वो अपनी मर्जी से अमेरिका को ऑयल देगा। इसी तरह मिस्र को, वो भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है कि मिस्र की जो कैनाल है वो कैनाल सोवियत कैनाल जिससे कि ऑयल जो है वो यूरोप तक पहुंचता है, उसके ऊपर अमेरिका ने ब्रिटिश को और फ्रेंच को भी मुकाबला करके हम जो है वो काबिज नहीं होने दिया था। यानी अपने दोस्तों को इसने कहा कि पीछे हट जाओ। जब मिस्र ने वहां पर कुछ सैंक्शन लगाने की कोशिश की तो अमेरिका ने उनको भी कहा कि पीछे हट जाओ, हम यहां पर आए। चुनाचे इराक के ऊपर हमला करना अमेरिका की मजबूरी थी क्योंकि ऑयल उसको चाहिए था। सऊदी अरब के साथ अमेरिका के अलायंस इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब उसको लो रेट के ऊपर ऑयल प्रोवाइड करता है, बदले में उनकी बादशाह को प्रोटेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान के ऊपर उसकी जो अमेरिका का तसल्लुत कायम रखना या पाकिस्तान को कंट्रोल करना, वो सोवियत यूनियन को उठने ना देना है। यूएसएसआर पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को फरोग दे रहा है और अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत को फरोग दे रहा है। यह भी एक मजहबी जंग है, अकीदे की जंग है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का अटैक करना इसलिए भी था कि वो वहां पर बैठकर सोवियत यूनियन को और चाइना को जो है वो कंट्रोल करे। यानी ये पूरी जंग जो है दरअसल मुसलमानों के खून से खेली जा रही है, मुसलमानों को इसमें मारा जा रहा है, जिसमें असल मफाद जो है वो यही है कि मुसलमानों के सोर्सेज के ऊपर काबिज होकर अपने मुल्क को जो है वो तरक्की दी जाए। इस सारे खेल में अफसोस की बात यह है कि हम लोग अपने आप को ही मारने वाले। आखिरी बात जो मैंने आपके सामने रखी, अपने नौजवानों को ये बात समझाएं कि वो वक्त आने वाला है कि जब एक दफ़ा फिर आपको इस्तेमाल किया जाएगा। अपनों के खिलाफ जंग ना करना, अपनों के खिलाफ लड़ाई ना करना। ये दाइश, ये टीटीपी और ये इस तरह की तमाम तंजीमें जो हैं जिन्होंने अपनों का खून किया। सऊदी अरब में असला भी अमेरिका का है और यमन की तरफ से अटैक करने वाला भी अमेरिका है। इराक को असला अमेरिका डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, और ईरान के ऊपर जो असला चल रहा है वो बरास्ता इसराइल जो है वो अमेरिका का असला चल रहा है। इराक का न्यूक्लियर सिस्टम तबाह किया ईरान की मदद के साथ, ईरान का न्यूक्लियर
बंदा मारा, जो मैंने पूरी आपको स्टोरी सुनाई थी, वो बंदा मारा इराक की मदद के साथ। ये सारी कहानी है कि मुसलमानों को मुसलमानों के साथ मदद से मरवाया गया और ऊपर काबिज जो है वो हुआ गया। हम आलमी सतह पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम अपने नौजवानों को समझा सकते हैं कि वो ऐसी जंगी हिकमत अमली में खुद को महफूज रख सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो कहा और जो सुना अल्लाह समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।